नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 8 की कड़क खबरों में शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से आ रही एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, जहां मोहन कैबिनेट 2.0 यानी अब कैबिनेट का विस्तार होना है। मोहन मंत्रिमंडल का आज दूसरा विस्तार। रामनिवास रावत मंत्री बनाए जाएंगे। सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब से कुछ ही देर में यह शपथ ग्रहण होना है और मोहन सरकार में 30 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री रखे जा सकते हैं और ऐसे में अभी जो 2 मंत्रियों के कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा थी, उनमें से एक मंत्री को आज शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें रामनिवास रावत को अब आज शपथ ग्रहण कराया जाएगा। मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल होना है और 9 बजे ये शपथ ग्रहण होना है। दरअसल राजभवन में कल ही पूर्व सूचना दे दी गई थी शपथ ग्रहण के संबंध में और अब से कुछ ही देर में यानी 9 बजे का जो समय तय किया गया है शपथ ग्रहण का, ये शपथ ग्रहण राजभवन में होगा और मंत्रिमंडल में 34 के करीब जो मंत्रियों की संख्या अधिकतम रह सकती है, उसमें फिलहाल 30 मंत्री हैं और अभी करीब 4 मंत्रियों की यहां पर जगह मानी जा सकती है। और अभी जिस तरह से एक और मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे रामनिवास रावत के रूप में। और इसके अलावा जो चर्चा है वो ये भी है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में परिणाम आने के बाद संभव है कि एक और कैबिनेट विस्तार हो और संभव है कि अमरवाड़ा से यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो उन्हें इस कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी फिलहाल ये सिर्फ चर्चाओं की बात है, लेकिन असल हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, बात करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होना है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या औपचारिकताएं? 9 बजे शपथ होगा। रामनिवास रावत हमारे साथ हैं, मंत्री पद की शपथ लेने वाले। हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज आप शपथ लेने वाले हैं? जी नमस्कार भैया, शपथ लेने वाले हैं। बड़ा लंबे समय आप कांग्रेस में रहे, 6 बार विधायक रहे, आखिर फिर मन बदला, क्या वजह रही, क्यों कांग्रेस छोड़ी और फिर भाजपा में आए? मन नहीं बदला, मेरी मजबूरी रही कांग्रेस छोड़ने के लिए। कांग्रेस ने जिस तरह से पार्लियामेंट में टिकट दिया, जिस तरह से मुझे उपेक्षित किया, आपने देखा होगा लगातार 15-20 जब से विपक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में रहते हुए मेरी क्या भूमिका हाउस में रही है, असेंबली में रही है, वो आप सब लोगों ने देखी होगी। तो अब जिस तरह का लोगों को काम के आधार पर जिस तरह के व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में गुटी राजनीति, फ्रेंचाइजी का निर्माण हो गया है, जिसमें अपने अपने लोगों को रखते हैं। काफी कद्दावर नेता आप हैं, अब बीजेपी में अपनी भूमिका मंत्रिमंडल में भी शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी में एक बड़ी भूमिका में जा रहे हैं। देखिए, मैं कद्दावर नेता वगैरह कुछ नहीं हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ और जनता का प्यार और स्नेह मेरे प्रति हमेशा रहता है। जनता मेरे साथ रहती है। अब उसे आप कद्दावर मानो या कुछ भी मानो। इस्तीफा आप देने जा रहे हैं? इस्तीफा दे दिया? वो अभी विचार करेंगे। विजयपुर की जनता को विशेष लाभ मिलेगा? रावत हमारे साथ है, हमने उनसे बात की। देखिए, हमने उनसे बात की, बिल्कुल निश्चित ही अभी वो कुछ ही देर में शपथ लेने जाने वाले हैं और अभी यहाँ से उनकी राजभवन में शपथ होगी और उसके बाद निश्चित ही उनका कहना है कि मैं कांग्रेस में लंबे समय तक रहा, लेकिन कांग्रेस ने मेरी हमेशा उपेक्षा की और मुझे जिसका मैं हकदार था वो पद नहीं मिला, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा आहत थे और उसी वजह से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। और निश्चित ही उनके आने से श्योपुर क्षेत्र जो काफी पिछड़ा है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र को निश्चित ही आगे भी कई सौगात मिलेगी, वो मान के चल रहे हैं और अभी कुछ ही देर में वो शपथ लेने के लिए जाने वाले हैं। जी, शपथ ग्रहण की औपचारिकताओं की यदि बात करें तो तैयारियों के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही, किस तरह की तैयारी है, कौन कौन यहाँ पर रहने वाला है और राजभवन में कौन कौन सी शख्सियतें पहुंचेंगी, कैबिनेट के कौन कौन से सहयोगी होंगे? देखिए, अगर जो जानकारी मिली है, राजभवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और उसके पहले अभी रामनिवास रावत सीएम हाउस जाएंगे और उनके साथ ही सीएम के साथ राजभवन जाएंगे और उसके बाद वो वहां पर 9 बजे शपथ लेंगे। आज एक ही मंत्री हैं जो शपथ ले रहे हैं और ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का। और उसके बाद वो यहाँ से
राजभवन शपथ लेने के बाद फिर सीएम भी यहाँ से अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा प्रचार के लिए निकल जाएंगे जी। और शैलेंद्र, चर्चा ये भी थी कि कम से कम 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी एक ही मंत्री शपथ ले रहे हैं। और ये क्या हम माने कि आने वाले समय में और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकते हैं? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि अमरवाड़ा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे उन्हें संभव है कि मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक कमिटमेंट था, तो वो आज बीजेपी पूरा कर रही है। अब अगर हम छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कमलेश शाह, जो कि विधानसभा चुनाव के समय वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उन्हें भी मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आचार संहिता है, चुनाव चल रहा है और वहां पर 10 तारीख को अमरवाड़ा में वोटिंग होती है, तो उपचुनाव में अगर उसके पहले अगर उन्हें आचार संहिता के बीच मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन सकता था और जो आचार संहिता के नियम है वो आड़े आ सकते थे। तो उसके कारण कमलेश शाह को भी होल्ड किया गया है। लेकिन ये साफ माना जा रहा है कि अगर वो 13 जुलाई को जो नतीजे आएंगे और अगर वो विजय होते हैं तो निश्चित ही मंत्रिमंडल का एक छोटा विस्तार फिर होगा और कमलेश शाह को उस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर हम आपको बता दें, मंत्रिमंडल में कुल जो 34 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, अभी वर्तमान में 30 मंत्री हैं। तो अब रामनिवास रावत के शामिल होने के साथ 31 मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद भी 3 पद और खाली रहेंगे जो अगले विस्तार में जिन मंत्रियों को बनाया जा सकता है। विभागों की यदि बात करें तो कौन से वो विभाग हो सकते हैं? ये चर्चाएं किस तरह की हैं? कौन सा विभाग इन्हें दिया जाएगा? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिली है? हाँ, देखिए बिल्कुल, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव को फैसला लेना है। लेकिन जो हमारे सूत्र बनाते हैं, जो मोहन यादव के पास जो विभाग है, उनके पास खनिज, गृह, जेल, काफी भारी भरकम विभाग है। उन्हीं में से कोई विभाग जो रामनिवास रावत को मिलेगा तो ये माना जा रहा है कि उन्हें या तो खनिज विभाग दिया जा सकता है और उसके अलावा जो होम गृह मंत्रालय का भी उनको दिया जा सकता है। तो 2-3 विभाग है अहम, उनमें सब क्या दिया जाएगा सीएम को फैसला लेना, लेकिन वो मंत्रिमंडल के बाद विभाग आज शाम तक तय हो जाएंगे। जी। और शैलेंद्र, चूंकि विजयपुर से आने वाले इस विधायक को मंत्री बनाया जा रहे का जो अनुभवी नेता भी हैं, अनुभवी प्रतिनिधि भी रहे हैं, मुरैना का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया देश की पंचायत में, ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, इनके मंत्री बनने से किन क्षेत्रों पर प्रभाव रहेगा? या जिस तरह का इनका कद है, जिस तरह की इनकी लोगों के बीच पहचान है, लोग इन्हें जिस तरह से फॉलो करते हैं, किन वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और क्या उम्मीद इनके समर्थक लगा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, ग्वालियर चंबल जो पूरा अंचल है वहां पर रामनिवास रावत ओबीसी समाज के एक सबसे बड़े नेता हैं। अगर कांग्रेस के, तो निश्चित ही उस पूरे क्षेत्र में इसका बड़ा असर पड़ेगा। खासकर ओबीसी वर्ग जो है वो इनके साथ देखा जाए तो 6 बार के विधायक, मतलब काफी बड़े कद्दावर नेता, कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं और उसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष तक और सचेतक भी रहे हैं विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत एक मंझे हुए नेता है और उनके आने से निश्चित ही जो श्योपुर, जो ग्वालियर चंबल, और सबसे बड़ी बात, अगर लोकसभा चुनाव में जैसे ही 30 अप्रैल को रामनिवास रावत जब भाजपा में आए थे, उसके बाद ही मुरैना लोकसभा का पूरा सीन ही बदल गया था और वहां पर जो लग रहा था कि बीजेपी इस बार हार सकती है, उसके बाद विधानसभा अकेली विजयपुर से इन्होंने 50,000 की लीड दिलाई और उसी का असर रहा कि वहां पर उतने ही मतों से बीजेपी विजय हुई है। तो कहीं ना कहीं मुरैना लोकसभा सीट से 2019 में खुद रावत प्रत्याशी थे, इस बार वो बीजेपी, कांग्रेस से थे, इस बार बीजेपी में आए और उसका असर ये रहा कि 2024 का जो मिशन था बीजेपी का, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण भी होगा, उसके बारे में भी डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और आज अमरवाड़ा उपचुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 10 जुलाई को यहां वोटिंग होनी है, प्रचार का आखिरी दिन। और आज बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसमें पूरी ताकत झोंकेंगे और आज प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं भी होनी है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पार्टी प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह के समर्थन में यहां जनसभा और रोड शो करेंगे। कांग्रेस से, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से नकुलनाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे कद्दावर नेता, पार्टी के धीरन शाह जो उनके प्रत्याशी हैं उसके लिए प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैलियां, जनसभाएं होनी हैं और कांग्रेस ने धीरन शाह को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश प्रताप शाह
इस बार चुनावी मैदान में है। जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 को नतीजे आएंगे और आज प्रचार का आखिरी दिन है अमरवाड़ा उपचुनाव का। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय बैठक करने वाले हैं और सीएम साय विभागों की समीक्षा करेंगे। दरअसल सीएम साय अफसरों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। कई विभागों की समीक्षा होनी है। अफसरों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाएंगे। दरअसल कई विभागों की समीक्षा कर ये जानने का प्रयास रहेगा कि अभी क्या चुनौतियां इस विभाग के सामने हैं और किन किन विभागों की समीक्षा बैठक ये होनी है। ये भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री विश्वदेव साय कई प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कई विभागों के अधिकारियों के साथ ये बातचीत करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। और तनु हमारी सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे। तनु, किन विभागों की समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक के बारे में क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साय जो है आज राजधानी रायपुर में ही रहेंगे और करीब 11:30 बजे सीएम हाउस से मंत्रालय के लिए जो है वो रवाना होंगे। फिलहाल एजेंडा जो है इसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि सीएम साय के पास जो विभाग हैं, चाहे खनिज विभाग की हम बात करें, परिवहन की हम बात करें, इसके अलावा और भी तमाम विभाग जो सीएम साय के पास में है, इन सभी विभागों की वो समीक्षा बैठक जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो है सीएम साय के पास में है और ऐसे में कुछ दिनों पहले ही सीएम साय ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर समीक्षा बैठक की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि आज के इस बैठक में अधिकारियों से जो है वो जो आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने पहले बैठक में दिए थे उसकी मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। और इसके साथ ही सीएम साय के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा और जो भी विभाग है उन सभी विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। उन विभागों को लेकर भी तमाम तरह के आवश्यक दिशा निर्देश उनको जो है वो दिए जा सकते हैं और मॉनिटरिंग भी सभी विभागों की वहां पर की जा सकती है। तो फिलहाल ये कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक बैठक के क्या कुछ एजेंडे रहेंगे ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सीएम साय की सभी विभागों की समीक्षा यहां पर की जा सकती है। बीते दिनों ही सीएम साय ने मंत्रिमंडल को लेकर भी कहा था कि जल्द ही इसका विस्तार हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा जो है वो संभावित माना जा रहा है। बहरहाल ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ एजेंडे वहां पर रहे और किन किन विषयों पर वहां पर चर्चा हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु। और बढ़ते हैं आगे। रायपुर में कांग्रेस की मैराथन बैठकें जारी हैं और कांग्रेस में 2 दिन तक मैराथन बैठकें होनी है। 9 और 10 जुलाई को कांग्रेस में बैठकें होंगी। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की जाएगी। 9 जुलाई को वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। 10 जुलाई को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर बैठक होनी है और रायपुर के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 10 जुलाई को रायपुर दक्षिण की बैठक होनी है और लगातार मैराथन मंथन और बैठकों का दौर कांग्रेस पार्टी में जारी है। आपको बताते चलें कि ये मंथन बीते 2 चुनावों, जिसमें कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी शामिल है, हार की समीक्षा, हार के कारण तो हैं ही, साथ ही अब आगे जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में शासन चलाएगी, उस सरकार को कैसे घेरना है, लोगों के बीच कैसे बने रहना है, संभव है कि इसके बारे में भी यहां पर चर्चा हो सकती है। 10 जुलाई को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भी बैठक होनी है और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में उन्हें संभव है कि दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएं और प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डिटेल्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सभी जिला ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के शामिल होने की जानकारी मिल रही है, जहां बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और बताया यह भी जा रहा है कि इस प्रदर्शन में
सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जहां जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालयों में ये प्रदर्शन होना है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होकर बिजली की इस समस्या पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। और कोरबा में ऑनलाइन सट्टे पर शिकंजा कसा गया, जहां फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। कोरबा में जहां ऑनलाइन सट्टे के इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था और आरोपी इस सट्टे में शामिल था और फरार चल रहा था, पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 आरोपियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अभी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और बेमेतरा में शराब के नशे में एक शख्स ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। शराब के नशे में शख्स ने हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आपको बता दें कि हत्या की वजह फिलहाल पुलिस जानने में जुटी हुई है और जो हत्यारा दोस्त है मृतक का, जिसकी हत्या की गई, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की वजह क्या रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पूछताछ में आगे इसके बारे में खुलासा हो सकेगा। हालांकि प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, कारण अब तक स्पष्ट हो पाया कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या थी? जी, मैं बता दूं कि ये पूरी घटना रात की है, जब जो 2 दोस्त हैं वो घर से निकले थे और शहर के बीच में ही इस तरह की घटना होने से नगर में सनसनी फैल गई है। और ये दोनों भिलाई से आए हुए हैं, अपनी मौसी के हैं और रात को बाहर निकले थे और किस बात पर इनकी विवाद हुई है और क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, इसके जांच में साजा पुलिस जुटी हुई है। और आरोपी जो मुकेश निर्मलकर है, उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह की हत्या हुई है, काफी निर्ममता से हत्या हुई है, तो कहीं न कहीं उम्मीद आशंका जताई जा रही है कि नशे में कुछ विवाद ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक दुकान में भीषण आग लग गई और वक्त रहते दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि 3 दमकल की गाड़ियां लगी यहां पर आग बुझाने में और काफी मशक्कत हालांकि उन्हें करनी पड़ी और एक बड़ा हादसा जो हो सकता था उसे वक्त रहते उस संभावना को निरस्त कर दिया गया। और आग लगने के कारण क्या रहे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और एक और राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहाँ नहीं हुई। तस्वीरें उस वक्त की जब आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, उज्जैन से सामने आया ये दुर्घटना का मामला, जिस पर वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया था। और दुर्ग में एक बेजुबान के साथ क्रूरता की खबर सामने आई। आरोपी ने बेजुबान एक कुत्ते को पीट कर मार डाला। कुत्ते के शव को फंदे पर लटका दिया। दुर्ग जिले के निकुम गांव का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। इस वारदात को लेकर पशु प्रेमियों में बेहद आक्रोश है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की वे मांग कर रहे हैं। ये दुर्ग से क्रूरता का एक उदाहरण कि कोई इस कदर भी क्रूर हो सकता है। एक बेजुबान, एक इंसान का वफादार साथी, जिसके साथ एक इंसान की शक्ल में आरोपी ने यहाँ हैवान से भी बुरा बर्ताव किया। उसे पहले पीट कर मार डाला और फिर उसे फंदे से टांग दिया। बढ़ते आगे, नेपाल में बाढ़ का कहर जारी है और कई जिलों में हालत बेहद डरावनी है। बाढ़ की वजह से अब तक नेपाल में 70 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें महज 2 दिन में ही बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हुई है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है और जिसकी वजह से अब लोग
परेशान हैं। जो थोड़ा बहुत ऊंचाई वाली जगह पर हैं वो घरों की छतों पर हैं, अन्यथा लोगों को अब सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। अब तक बाढ़ से कुल 70 लोगों की जान चली गई है नेपाल में, और पिछले 2 दिन में 14 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई और अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। आप देखिए हालात किस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं, और रेस्क्यू बोट से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। और झारखंड के धनबाद में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। क्या इमरजेंसी वार्ड, क्या जनरल वार्ड, क्या ओपीडी, सभी पानी पानी हो गए, पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। अब ऐसे में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ को बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स, नर्सेज सभी इस पानी भरे अस्पताल में काम करने को मजबूर हैं और प्रशासन की आंखों में पानी नहीं। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में चलती ट्रेन में छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया, जहां नशे में धुत एक फौजी ने महिला यात्री से छेड़खानी की। नई दिल्ली से झांसी जा रही थी महिला यात्री, और यात्री ने रेलवे कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत की। आरोपी जवान को ग्वालियर स्टेशन पर उतारा गया। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशील, क्या है डिटेल्स, आखिर कौन है ये जवान जो कि महिलाओं को छेड़ रहा है? देखिए, ग्वालियर में ये पूरी शिकायत सामने आई है, और आपको बता दें कि जम्मू तवी से चेन्नई जा रही अंडमान एक्सप्रेस की घटना है बीती रात की। और इस ट्रेन के B2 कोच में एक महिला यात्री सवार थी जो निजामुद्दीन से दिल्ली की यात्रा कर रही, झांसी की यात्रा कर रही थी। और उसी कोच में जो एक सेना का जवान था, नशे में धुत था, उस सेना के जवान ने जो जानकारी बताई जा रही है उसके मुताबिक आगरा से धौलपुर के बीच में छेड़छाड़ की है, महिला पे गिर पड़ा था। उसके बाद जब आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया तो ये लोगों को धमकाने भी लगा था। यही वजह है कि पीड़ित जो महिला थी यात्री, उसने रेलवे कंट्रोल को शिकायत की थी। शिकायत के बाद कंट्रोल से RPF, GRPF को निर्देश मिले थे, और उसके बाद जैसे ही ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पर पहुंची तो यहाँ मामले में कार्रवाई की आवश्यकता भी है। और बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।